नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पोस्टल मिशन में। हम फिर से हाजिर हैं एक नई वीडियो एक नए टॉपिक के साथ। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो PASA, MTS, पोस्टमैन, मेल गार्ड सभी के लिए बड़ा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हम कह सकते हैं। प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में जो हम आज 50 क्वेश्चंस इस वीडियो में करेंगे सॉल्व, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में पूछे गए हैं और कुछ एक इम्पॉर्टेंट भी हैं जो पूछे जाने की उम्मीद है। तो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज आपको पता है बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। 10 मार्क्स का इसमें से जो है सिलेबस कवर होता है। और प्रोडक्ट एंड सर्विस एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसमें प्रीमियम, ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स, स्टैम्प्स, स्टेशनरी और सेविंग बैंक से रिलेटेड, PLI से रिलेटेड सभी जो है चीज़ें कवर होती हैं, जन सुरक्षा स्कीम। तो काफ़ी बड़ा टॉपिक है। तो इस पर हम और भी पार्ट 1, पार्ट 2, 3, 4, 5 लेकर आएंगे। हमने वीडियोस तैयार की हैं और टॉपिक वाइज भी जो हम इस पे वीडियो बनाएंगे, सेविंग बैंक से रिलेटेड, प्रीमियम प्रोडक्ट से रिलेटेड, ट्रेडिशनल प्रोडक्ट से रिलेटेड। तो आप पोस्टल मिशन की टीम के साथ जुड़े रहिए और आप हमें इन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं पेड बैचेस के लिए या फिर किसी भी तरह की जानकारी के लिए एग्जाम से रिलेटेड। एग्जाम बहुत नज़दीक है तो आप अपनी तैयारी ऐसे ही जारी रखिए। वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर आर्टिकल आर ट्रीटेड इन सॉर्टिंग एज फॉलोज। जो RNP रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर होता है, हमें पता है इसका एक लाइसेंस इशू किया जाता है ना, सब फॉर्मेलिटी होती है। इसमें ये पूछा है कि उसको कैसे ट्रीट किया जाएगा, ट्रांसमिशन के लिए कैसे ट्रीट किया जाएगा। तो ऑप्शन है सेकंड क्लास मेल माना जाएगा, फर्स्ट क्लास मेल विद फ्री एयरलिफ्ट माना जाएगा, या फर्स्ट क्लास मेल विद नो फ्री एयरलिफ्ट, या फिर नन ऑफ दीज। मतलब क्या तो सेकंड क्लास मेल है पार्सल की तरह, क्या फिर फर्स्ट क्लास मेल है और एयरलिफ्ट भी फ्री होगा जहां पर एयर से जाना है, या फिर फर्स्ट क्लास मेल तो माना जाएगा लेकिन फ्री एयरलिफ्ट नहीं होगा, एयरलिफ्ट कराने के लिए एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ेंगे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, फर्स्ट क्लास मेल विद नो फ्री एयरलिफ्ट। फ्री एयरलिफ्ट नहीं होगा लेकिन फर्स्ट क्लास में ट्रीट किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स विल नॉट बी ट्रांसमिटेड बाय पोस्ट। नीचे ऑप्शन में बताना है कौन से आर्टिकल को जो है वो बाय पोस्ट नहीं भेजा जा सकता। नॉन इन्फ्लेमेबल, सेफ्टी, सिनेमेटोग्राफ, फिल्म। नॉन इन्फ्लेमेबल हो गया जो ज्वलनशील नहीं है, और पेरिशेबल बायोलॉजिकल स्पेसिमेन। फिर है आर्टिकल एंडोज्ड इन होली ट्रांसपेरेंट एनवेलप। तो इसमें क्या है, ऑप्शन सी जो हमारा गलत हो जाएगा, सी राइट आंसर आ जाएगा। मतलब सी ऑप्शन को जो है हम नहीं भेज सकते। फुली ट्रांसपेरेंट एनवेलप नहीं होना चाहिए, पार्शियली ट्रांसपेरेंट हो सकता है थोड़ा सा, कि एक विंडो टाइप हो सकती है उसमें एनवेलप में, लेकिन फुली ट्रांसपेरेंट में हम नहीं भेज सकते। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। इनलैंड लेटर कार्ड यूज्ड फॉर एड्रेसिंग कम्युनिकेशंस टू फॉरेन कंट्रीज एक्सेप्ट पाकिस्तान एंड नेपाल आर ट्रीटेड एज। इनलैंड लेटर कार्ड है जो कम्युनिकेशन के लिए यूज किए जाते हैं फॉरेन कंट्रीज में, पाकिस्तान और नेपाल को छोड़कर उन्हें कैसे ट्रीट किया जाता है। फुल्ली प्रीपेड लेटर कार्ड्स या इनसफिशिएंटली पेड लेटर्स, अनपेड लेटर कार्ड या इनसफिशिएंटली पेड लेटर कार्ड्स। या तो लेटर कार्ड या लेटर फुल्ली प्रीपेड या इनसफिशिएंटली पेड, क्या माना जाता है उन्हें। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, इनसफिशिएंटली पेड लेटर्स उन्हें माना जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन द लाइसेंस ऑफ बिजनेस रिप्लाई सर्विस इज रिन्यूड एवरी ईयर। बिजनेस रिप्लाई सर्विस जो होती है, एक स्कीम होती है बिजनेस रिप्लाई सर्विस, है ना, इसका लाइसेंस जो है साल में एक बार रिन्यू किया जाता है। तो ऑप्शंस क्या है, जनवरी, मार्च, दिसंबर, नवंबर। ठीक है, इसका लाइसेंस जो होता है वो 31 मार्च तक वैलिड होता है ना, तो इसे मार्च के महीने में ही जो है रिन्यू करना पड़ता है। कहीं कहीं अप्रैल भी ऑप्शन दिया जाता है। ठीक है, तो आपको मार्च आंसर जो है इसका ऑप्शन में देखना है और लगाना है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम वेट ऑफ बुक पैकेट कंटेनिंग प्रिंटेड बुक्स। प्रिंटेड बुक्स का जो मैक्सिमम वेट कितना है, 5 kg, 2 kg, 3 kg या 10 kg। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 5 kg जो प्रिंटेड बुक पैकेट का वेट होता है। ये पुराने रूल के हिसाब से है, नए रूल के हिसाब पीओ रेगुलेशन 2024 के हिसाब से तो बुक पैकेट की एक ही कैटेगरी हो गई है। अगला 6th क्वेश्चन देखते हैं। पैटर्न एंड सैंपल पैकेट में नॉट कंटेन। पैटर्न एंड सैंपल पैकेट में क्या नहीं होना चाहिए इनमें से। सैंपल ऑफ सीड्स, जो है बीज हैं उनके सैंपल, सैंपल ऑफ ड्रग्स, कोई दवाइयों के सैंपल, सेलेबल मेडिसिन, बेचने लायक जो मेडिसिन हैं वो, या फिर ऑल ऑफ द अबव।
इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सेलेबल मेडिसिन। जो सैंपल पैकेट्स होते हैं उसमें सिर्फ सैंपल की चीजें होती है, सेलेबल वाली बेचने वाली नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द फीस एग्जम्प्टेड फॉर ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट। ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट हमें पता है फ्री ऑफ कॉस्ट जाता है 7 kg तक, है ना, लेकिन कुछ कुछ उसमें भी कहीं कहीं कुछ चार्जेस देने पड़ते हैं। तो वो पूछा है कि कौन कौन से चार्जेस जो है नहीं देने पड़ते। पोस्टेज, रजिस्ट्रेशन, फी फॉर एक्नॉलेजमेंट या ऑल ऑफ द अबव। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। सभी चार्जेस जो हैं इसके लिए फ्री हैं, लेकिन अगर एयरलिफ्ट चार्जेस होगा तो हमें देना पड़ेगा ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, फ्री ट्रांसमिशन ऑफ ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट विल बी ओनली बाय। ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट को फ्री ट्रांसमिशन होता है, लेकिन कहां से होगा, कौन से रूट से सिर्फ वो फ्री माना जाएगा? सरफेस रूट से, सरफेस एयरलिफ्ट, या फिर एयर, मतलब सरफेस से बाय रोड या जो है बाय शिप। सरफेस एयरलिफ्ट भी सरफेस भी है और कहीं कहीं जो है एयर से भी जाएगा, या फिर एयर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सरफेस रूट। सिर्फ सरफेस जो है रूट से वो फ्री जाएगा, एयरलिफ्ट में उसके चार्जेस देने पड़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, अ न्यूज़पेपर शुड बी पब्लिश्ड एट इंटरवल ऑफ नॉट मोर देन। न्यूज़पेपर, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर है, वो कितने दिनों के बाद पब्लिश होना चाहिए? RNP, है ना। अभी पीओ रेगुलेशन में तो इसकी रूलिंग बदल दी गई है, लेकिन ये पुराने रूल के हिसाब से है। तो ऑप्शन है 1 दिन, 30 दिन, 7 दिन या 31 दिन। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 31 दिन। 30 दिन नहीं लिखना है, 31 दिन के इंटरवल पर ये पब्लिश होने चाहिए। अगला क्वेश्चन है, इन केस ऑफ एनी चेंज इन द डेट ऑफ पोस्टिंग ऑफ अ रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर स्पेसिफाइड बाय सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस, द कंसर्न पोस्टमास्टर शुड गिवन नोटिस। मतलब कि जो सुपरिटेंडेंट पोस्ट ऑफिस द्वारा जो डेट, जो दिन फिक्स किए गए हैं रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर को पोस्ट करने के लिए, अगर उनमें कुछ चेंज होता है डेट में, तो जो पोस्ट मास्टर को है कितने दिन पहले जो है जो RNP का जो मालिक है जिसने ये स्कीम ली है, उसे कितने दिन पहले पोस्ट मास्टर को बताना पड़ेगा? 1 क्लियर डे, 3 क्लियर डे, 2 क्लियर डे या 1 वीक। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 दिन पहले उसे बताना पड़ेगा कि मुझे ये है डेट पोस्टिंग की चेंज करनी है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फी फॉर रिन्यूअल एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पोस्टल रजिस्ट्रेशन ऑफ न्यूज़पेपर। रजिस्ट्रेशन ऑफ न्यूज़पेपर की रिन्यूअल की फीस और नया जो है रजिस्ट्रेशन का क्या चार्जेस है, क्या खर्चा होता है? ऑप्शन है 50 रुपये, 100 रुपये, 500 रुपये या फ्री। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्री ऑफ कॉस्ट, इसका कोई चार्ज नहीं होता। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द आइटम्स दैट कैन बी सेंट बाय पार्सल पोस्ट। पार्सल में क्या क्या भेजा जा सकता है? अदर देन लेटर, एनीथिंग एक्सेप्ट आर्टिकल, द ट्रांसमिशन इज प्रोहिबिटेड। ऑप्शन सी है एनीथिंग, या डी है नन ऑफ दीज। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, एनीथिंग एक्सेप्ट ट्रांसमिशन इज प्रोहिबिटेड। किसी भी आर्टिकल की ट्रांसमिशन जो प्रोहिबिटेड नहीं होनी चाहिए, उसके अलावा सभी जो है भेजा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम वेट ऑफ अ पार्सल अड्रेस टू अ ब्रांच पोस्ट ऑफिस और बुकिंग एट अ ब्रांच पोस्ट ऑफिस। मैक्सिमम वेट पार्सल कितना होना चाहिए BO के लिए? 15 kg, 5 kg, 20 kg या 10 kg। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 10 kg जो है मैक्सिमम वेट होना चाहिए BO के लिए, या BO के द्वारा जो बुक किया गया है उसमें भी। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कांट बी पोस्टेड इन लेटर बॉक्स। लेटर बॉक्स में इनमें से क्या चीज जो है वो नहीं डालनी चाहिए? लेटर्स, पोस्ट कार्ड, पैकेट या पार्सल। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, पार्सल्स जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वाई कंपनसेशन अप टू प्रिस्क्राइब लिमिट फॉर लॉस और डैमेज टू अ रजिस्टर्ड आर्टिकल इज ग्रांटेड बाय द डिपार्टमेंट। मतलब कि जो पार्सल के लिए या रजिस्टर्ड आर्टिकल की जो भी डिपार्टमेंट द्वारा कंपनसेशन दी जाती है, वो किस लिए दी जाती है, क्या मतलब पर्पज से वो कंपनसेशन बंदे को दी जाती है? टू कवर कॉस्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन चार्जेस, उसके रजिस्ट्रेशन चार्जेस की कॉस्ट को कवर करने के लिए। सोली एज एन एक्ट ऑफ ग्रेस, मतलब एक समझ लीजिए मान के तौर पर कि हाँ जो है एक्ट ऑफ ग्रेस के तौर पर उसे दिए जाते हैं। एज अ क्वेश्चन ऑफ प्रेस्टीज की डिपार्टमेंट की साख का सवाल है उसके लिए दिए जाते हैं, या फिर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी।
कि हमारी एक जो है मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सॉलली एज एन एक्ट ऑफ ग्रेस। ये एक तरह से मान के लिए दिया जाता है कि जी हाँ ठीक है, आपको जो है कंपनसेशन दी जा रही है। अगला क्वेश्चन है, ब्रांच पोस्टमास्टर कैन बुक द इंश्योर्ड आर्टिकल अप टू 500 रुपए, 600 रुपए, 100 रुपए या 1100 रुपए। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 600 रुपए तक जो है इंश्योरेंस किया जा सकता है ब्रांच ऑफिस में। What is the maximum limit for which insured article containing material other than currency notes booking and departmental post office? में पूछा है कि करेंसी नोट के अलावा जो भी सामान भेजा जाता है उसका इंश्योरेंस कितने तक करवाया जा सकता है? 20,000, 50,000, 1 लाख या नन ऑफ दीज। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस जो है वो मैक्सिमम करवाया जा सकता है। 18th क्वेश्चन है, व्हाट इज द डेमरेज फी पर डे फॉर अ वीपी आर्टिकल? डेमरेज फी मतलब वेयर हाउस चार्जेस जो होते हैं वीपी आर्टिकल के लिए, कि 7 दिन तक तो हम रखते हैं और 7 दिन के बाद अगर एड्रेसी ने रिक्वेस्ट की है रखने के लिए तो उसे हम पर डे से डेमरेज चार्जेस लेते हैं। तो क्या डेमरेज चार्जेस हैं उसके? 2 रुपये, 3 रुपये या 4 रुपये या 5 रुपये। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 रुपये जो है इसका पर डे डेमरेज चार्जेस होता है। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ ईएमओ फॉर्म? जो इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर फॉर्म होता है उसकी कॉस्ट कितनी है? 25 पैसे, 50 पैसे, 1 रुपये या फ्री? सही जवाब हो जाएगा, ये बिल्कुल फ्री होता है। जो मनी ऑर्डर फॉर्म होता था उसकी कॉस्ट होती थी 25 पैसे, लेकिन ईएमओ फॉर्म है जो वो बिल्कुल फ्री है। 20th क्वेश्चन है, व्हाट इज द फी फॉर रीडायरेक्शन ऑफ मनी ऑर्डर? मनी ऑर्डर को अगर रीडायरेक्ट करना है तो उसकी फीस क्या होगी? सेकंड मनी ऑर्डर कमीशन इक्वल टू फर्स्ट, पहले जितना कमीशन लगा क्या दोबारा उतना लगेगा? फ्री होगी या फिर हाफ ऑफ मनी ऑर्डर कमीशन, जितना कमीशन लगा उससे आधा लगेगा, या नन ऑफ द अबव? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्री ऑफ चार्ज। रीडायरेक्शन फीस नहीं होती है मनी ऑर्डर के लिए। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द टाइम पीरियड फिक्स फॉर अप्लाइंग फॉर पेमेंट ऑफ अ वॉइड मनी ऑर्डर? कोई मनी ऑर्डर वॉइड कर दिया गया है, उसको कितने टाइम तक जो है पेमेंट के लिए अप्लाई किया जा सकता है मैक्सिमम? ऑप्शन है 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इशू, 2 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इशू, 3 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ इशू, या फिर नो टाइम लिमिट हैज बीन प्रिस्क्राइब। जिस डेट को इशू है उससे 1 साल, 2 साल, 3 साल या फिर कोई लिमिट नहीं है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। जिस डेट को इशू हुआ था उससे 1 साल के अंदर अंदर जो है वॉइड मनी ऑर्डर को पेमेंट के लिए अप्लाई किया जा सकता है, उसके बाद वो खत्म हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द करेंसी ऑफ आईपीओ? इंडियन पोस्टल ऑर्डर का करेंसी पीरियड कितना होता है, कब तक वो वैलिड होता है, ये पूछा गया है। 24 months फ्रॉम द लास्ट डे ऑफ द मंथ इन विच द ऑर्डर वाज इशूड। इसमें ऑप्शंस ऐसे होते हैं कि 24 months फ्रॉम द लास्ट डे ऑफ द मंथ, मतलब जैसे कोई मनी ऑर्डर मई 2025 में इशू हुआ, चाहे वो 10 मई को, 12 मई को, 15 मई को, तो उस महीने की 31 मई से लेके अगले 24 महीने तक वो वैलिड होगा। फिर है 12 months फ्रॉम द लास्ट डे ऑफ द मंथ इन विच इशूड, फिर है 6 months फ्रॉम द लास्ट डे ऑफ द मंथ, या फिर नन ऑफ द अबव। कितने टाइम पीरियड के लिए ये वैलिड होता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 24 महीने के बाद तक ये वैलिड होता है, उसके बाद ये खत्म हो जाता है। 23rd क्वेश्चन है, डोमेस्टिक फिलेटिक डिपॉजिट अकाउंट कैन बी ओपन एट। जो पीडीए अकाउंट होता है वो कहाँ खोला जाता है? पीडीए हमें पता है 200 रुपये से खुलता है ना, स्टैम्प्स जो हॉबी रखते हैं स्टैम्प्स की। कहाँ खोला जा सकता है? एसओ में, एचओ में, बीओ में, या नन ऑफ द अबव? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, एचओ में जो है वो पीडीए अकाउंट खोला जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड ऑन द डे ऑफ स्टैम्प्स रिलीज? जिस दिन स्टैम्प रिलीज होती हैं कोई स्पेशल डे पर या कुछ भी ओकेजन है, इनमें से क्या ऑप्शंस हैं जो वो इससे रिलेटेड नहीं है जिस दिन स्टैम्प्स इशू होती हैं? स्टैम्प्स, स्पेशल कवर, फर्स्ट डे कवर, या इंफॉर्मेशन शीट? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, स्पेशल कवर। स्पेशल कवर जो है वो डे ऑफ स्टैम्प से जो रिलेटेड नहीं है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम डिपॉजिट टू ओपन अ फिलेटिक डिपॉजिट अकाउंट सर्विस फॉर फॉरेन कलेक्टर? एक होता है डोमेस्टिक पीडीए, एक होता है फॉरेन के लिए, है ना। तो फॉरेन के जो कस्टमर होते हैं उनका मिनिमम अकाउंट कितने से खुलता है?
हमारा तो 200 से है डोमेस्टिक, फॉरेन का होता है 1000 रुपये से जो है इसका अकाउंट खोला जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द हैंडलिंग चार्जेस फॉर डिस्पैच ऑफ फिलेटिक आइटम इन ईच ओकेजन। फिलेटिक आइटम को जो है हैंडलिंग चार्जेस कितना होगा उनको भेजने का, या जो भी है खर्चा, वो क्या होगा? 2 रुपये, 5 रुपये, 20 रुपये या नो चार्ज। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, नो चार्ज। फ्री में ये भेजा जाता है ऑन पोस्टल सर्विस में। अगला क्वेश्चन है इन विच ईयर आरपीएलआई वाज इंट्रोड्यूस। आरपीएलआई कब इंट्रोड्यूस की गई थी? पीएलआई, आरपीएलआई, आपको इंपॉर्टेंट डेट्स जो है वो याद होनी चाहिए स्पीड पोस्ट के लिए। फर्स्ट डाक टिकट, फर्स्ट जो जीपीओज हैं वहाँ कहाँ कब कब खोले गए थे। पीएलआई, आरपीएलआई की डेट्स जो है वो आपको याद होनी चाहिए। तो पहले पीएलआई आई थी, फिर आरपीएलआई आई थी, है ना। पीएलआई की जो थी 1884 में आई थी और आरपीएलआई आई थी 1995 में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ एज फॉर पीएलआई प्रपोजल्स द एज ऑफ रिकॉर्डिंग एज। मतलब जब हम पीएलआई आरपीएलआई के लिए एज कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, तो इनमें से किस चीज में जो एज के लिए क्या क्राइटेरिया जो है रखा जाता है, कौन सी एज जो है वो मानी जाती है इंश्योरेंट की? एज एट नेक्स्ट बर्थडे, अगले बर्थडे पर जो क्या एज होगी? एज इन द ईयर इन विच पॉलिसी इज टेकन, जिस ईयर में पॉलिसी ली गई है। प्रीवियस बर्थडे में क्या एज थी, या नन ऑफ द अबव। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, एज एट नेक्स्ट बर्थडे। तो जिस भी साल में आप पॉलिसी ले रहे हैं उससे उस साल में आगे आपका बर्थडे कब आएगा तब से आपकी एज जो है कैलकुलेट की जाएगी। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट एलिजिबल फॉर पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस। नीचे दिए गए में से कौन जो है वो पीएलआई लेने के लिए एलिजिबल नहीं है? ग्रामीण डाक सेवक, कैजुअल लेबरर्स, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज ऑफ नेशनलाइज्ड बैंक्स। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैजुअल लेबरर्स जो है वो ये पीएलआई पॉलिसी नहीं ले सकते। अगला क्वेश्चन है अंडर द प्लान 15 इयर्स एंटीसिपेटेड एंडोमेंट एश्योरेंस प्लान, जो एईए है, एंटीसिपेटेड एंडोमेंट एश्योरेंस, द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ 20% ऑफ सम अश्योर्ड इज पेड एट द एंड ऑफ। मतलब 20% की जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है वो कौन से साल के बाद दी जाती है? 8 साल के बाद, 6 साल के बाद, 5 साल के बाद या 4 साल के बाद? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 6 इयर्स, 6 साल के बाद पहली इंस्टॉलमेंट जो है इसकी दी जाती है। 31st क्वेश्चन देखते हैं व्हाट इज द अपर एज लिमिट ऑफ आरपीएलआई पॉलिसीज फॉर नॉन स्टैंडर्ड एज प्रूफ। एक होते हैं स्टैंडर्ड एज प्रूफ, एक होते हैं नॉन स्टैंडर्ड एज प्रूफ, है ना। स्टैंडर्ड तो हो गए बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, आधार कार्ड हो गया, वोटर कार्ड, और नॉन स्टैंडर्ड हो गए कुछ भी जो पुराने डॉक्यूमेंट्स होते थे जो पुराने टाइम में, नॉन स्टैंडर्ड एज प्रूफ उनको बोला जाता है। तो आरपीएलआई पॉलिसी मैक्सिमम कितनी लिमिट की ली जा सकती है नॉन स्टैंडर्ड एज प्रूफ के द्वारा? कितनी एज तक? 40 साल, 45 साल, 55 साल या नो एज लिमिट? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 45 साल के बाद जो है वो नॉन स्टैंडर्ड एज प्रूफ नहीं चलेगा। 45 साल तक का जो आदमी है वो पॉलिसी ले सकता है। अगला क्वेश्चन है इज देयर एनी लोन फैसिलिटी एंड सरेंडर फैसिलिटी इन 10 ईयर रूरल पीएलआई प्लान पॉलिसीज अवेलेबल। जिनमें पूछा है रूरल जो 10 ईयर पॉलिसी है उसमें लोन या सरेंडर फैसिलिटी अवेलेबल है? ऑप्शन ई है अवेलेबल है, दूसरा ऑप्शन है सिर्फ पोस्टल स्टाफ के लिए अवेलेबल है, तीसरा है नॉट अवेलेबल, चौथा है नन ऑफ दीज। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, नॉट अवेलेबल। किसी के लिए भी जो है 10 ईयर आरपीएलआई में जो है लोन की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। 33rd क्वेश्चन है व्हाट इज द रेट ऑफ रिबेट व्हेन पीएलआई आरपीएलआई प्रीमियम इज पेड फॉर 12 मंथ। अगर 12 महीने एडवांस पेमेंट कर देते हैं हम प्रीमियम की तो उस पर कितनी रिबेट हमें मिलती है? आधा %, 1%, 2% या 3%? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 2% जो है वो रिबेट मिलती है 12 महीने के लिए। 34th क्वेश्चन है व्हाट इज द मैक्सिमम वेट प्रिस्क्राइब फॉर सेंडिंग प्रिंटेड पेपर्स कंटेनिंग ओनली बुक्स एंड पैम्फलेट्स। प्रिंटेड पेपर जो भेजते हैं जिसमें बुक्स और पैम्फलेट्स है उसके लिए मैक्सिमम वेट कितना है? 2 kg, 3 kg, 4 kg या 5 kg? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 5 kg जो इसका मैक्सिमम वेट है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द फी फॉर रिकॉल ऑफ फॉरेन आर्टिकल।
एक इनलैंड आर्टिकल की भी रिकॉल फीस होती है और फॉरेन की भी होती है ना। इनलैंड की हमें पता है 6 रुपये है और फॉरेन की कितनी है 30 रुपीज। रिकॉल फीस 30 रुपये है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द मिनिमम बैलेंस टू बी मेंटेन्ड इन एसबी अकाउंट। ये तो बेसिक क्वेश्चन है, एसबी अकाउंट में कितना बैलेंस रखना जरूरी है वरना आपके 50 रुपये कट जाते हैं। तो ऑप्शन सी जो है 500 रुपये जो इसमें रखने जरूरी है वरना आपके पैसे इसमें कटने लग जाते हैं। व्हाट इज मीन्ड बाय जॉइंट बी अकाउंट। जॉइंट बी अकाउंट से क्या मतलब है, नीचे दिए गए ऑप्शन में से हमें बताना है। ऑल डिपॉजिटर शुड साइन इन विड्रॉल फॉर्म। जो विड्रॉल लेनी है, पेमेंट लेनी है, उसमें क्या सभी डिपॉजिटर जो हैं वो साइन करेंगे। दूसरा ऑप्शन है एनी वन ऑफ द डिपॉजिटर कैन साइन इन विड्रॉल फॉर्म। क्या विड्रॉल फॉर्म पर जितने भी डिपॉजिटर है उनमें से कोई भी साइन करके पेमेंट ले सकता है या फिर नन ऑफ द अबव। 3 ऑप्शन हमें दिए गए हैं, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। जॉइंट बी में यही तो फायदा है, यही फैसिलिटी है कि चाहे उसमें 2 होल्डर हैं अकाउंट होल्डर, लेकिन एक बंदा भी साइन करके जो पेमेंट ले सकता है, यही इसका मेन फीचर है। 38th क्वेश्चन है, नॉमिनेशन फैसिलिटी इज नॉट अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ। नॉमिनेशन फैसिलिटी इनमें से कौन से अकाउंट में अवेलेबल नहीं है, जो नामांकन हम बोलते हैं। ठीक है, आजकल तो सभी अकाउंट में मैंडेटरी है और इसमें बताया गया जॉइंट अकाउंट में, एसबी पेंशन अकाउंट में, माइनर अकाउंट में या नन ऑफ दीज। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, माइनर अकाउंट में जो है वो नॉमिनेशन फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। अगला क्वेश्चन है, विच फॉर्म इज यूज फॉर ट्रांसफर ऑफ अकाउंट। एक अकाउंट को दूसरे ऑफिस से किसी और ऑफिस में करना है, किसी और सर्कल में, किसी और डिवीजन में करना है, तो उसके लिए कौन सा फॉर्म लगता है। एसबी से रिलेटेड आपको पता है अलग अलग फॉर्म होते हैं, SB3, SB103, SB7, SB7A, है ना। तो ट्रांसफर ऑफ अकाउंट का कौन सा फॉर्म होता है इसमें, 3, 55, 103 या 10B। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, SB10B जो है फॉर्म यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम एज फॉर ओपनिंग अ सिंगल सेविंग अकाउंट बाय माइनर हिमसेल्फ इन हिज नेम। माइनर जो है अपने नाम पर खुलवा सकता है जो सिंगल अकाउंट, कितनी उम्र का माइनर जो होगा वो खुलवा सकता है, 8 साल, 10 साल, 15 साल या 16 साल। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, 10 साल का जो बच्चा है वो अपने नाम पर अकाउंट खुलवा सकता है माइनर में। 41st क्वेश्चन देखते हैं, आरडी अकाउंट कैन बी ओपन इन मल्टीपल ऑफ। आरडी अकाउंट जो है वो कितने के मल्टीपल में खोला जाता है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। तो आरडी हमें पता है मिनिमम जो है वो 100 रुपए से खोली जाती है ना, लेकिन इसमें पूछा है मल्टीपल ऑफ, कितने रुपए के मल्टीपल में, 50, 10, 100, 20। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 10 रुपए के मल्टीपल में खोला जा सकता है, 110, 120 ऐसे। फिर है, व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ डिनोमिनेशन अमाउंट फॉर ओपनिंग अ आरडी अकाउंट। आरडी अकाउंट की मैक्सिमम डिनोमिनेशन कितनी है, मतलब 1000 से, 5000 से, 10,000 से, कितने रुपए से मैक्सिमम से एक आरडी अकाउंट खोला जा सकता है। इसका सही जवाब है नो लिमिट, कोई लिमिट नहीं है, कितनी भी डिनोमिनेशन से हम आरडी अकाउंट खोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी आरडी अकाउंट कैन बी ओपन बाय एन इंडिविजुअल। आरडी से रिलेटेड ही है, एक जो इंसान है अपने नाम पर कितने आरडी अकाउंट खुलवा सकता है ज्यादा से ज्यादा, कितने आरडी अकाउंट, 100, 50, 10 या कोई लिमिट नहीं है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, नो लिमिट, एक आदमी कितने भी आरडी अकाउंट खुलवा सकता है। फिर है, व्हेन द आरडी अकाउंट विल बी परमानेंटली डिसेबल्ड। आरडी अकाउंट डिसेबल कब हो जाता है कि उसके बाद आपको जो है विद डिफॉल्ट भी आप पैसे जमा नहीं कर सकते, वो अकाउंट जो है वो डिसेबल हो जाता है कि उसमें जितने पैसे वो पड़े रहेंगे और मेच्योरिटी डेट पर आप निकाल सकते हो। तो 2 डिफॉल्ट के बाद, मतलब 2 महीने आपने किस्त नहीं जमा की, 4 महीने, 6 महीने या 12 महीने। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मोर देन 6 डिफॉल्ट। 6 डिफॉल्ट के बाद जो है 6 से ज़्यादा, 6 + 1 जो डिफॉल्ट होगी उसमें वो जो है साइलेंट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मेच्योरिटी पीरियड ऑफ अ 5 ईयर आरडी अकाउंट कैन बी एक्सटेंडेड अप टू। आरडी जो है वो कितने ईयर्स तक आगे एक्सटेंड की जा सकती है। 5 साल की हमें पता होती है, उसे कितने आगे कितने सालों तक एक्सटेंड किया जा सकता है। तो ये आरडी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, 1 साल के लिए, 3 साल के लिए, 5 साल के लिए या 10 साल के लिए। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 5 साल के लिए जो है आगे एक्सटेंड की जा सकती है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, टीडी अकाउंट कैन बी ओपन इन द मल्टीपल ऑफ। टीडी अकाउंट मल्टीपल में, टीडी अकाउंट में पता है 1000 रुपये से खुल सकता है मिनिमम, है ना। मल्टीपल पूछा है इसमें, कितने मल्टीपल में, 50, 100, 200 या 1000। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 100 रुपये के मल्टीपल में, जैसे 1000, 1100, 1200 ऐसे खोला जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, MIS अकाउंट कैन बी एक्सटेंडेड फॉर द पीरियड ऑफ। MIS जो अकाउंट है वो कितने साल के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है। हमें पता है 5 साल के लिए ये खुलता है, लेकिन आगे एक्सटेंड कितना किया जा सकता है, 1 साल, 2 साल, 5 साल या कांट बी एक्सटेंडेड। क्या एक्सटेंड ही नहीं किया जा सकता, या 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 5 साल के लिए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, कांट बी एक्सटेंड। MIS अकाउंट को एक्सटेंड नहीं किया जा सकता, कितने भी टाइम के लिए, उसे क्लोज करवाना ही पड़ेगा 5 साल के बाद। वट इज द मैक्सिमम लिमिट फॉर अ सिंगल MIS अकाउंट। सिंगल MIS और जॉइंट, है ना, 2 तरह के अकाउंट होते हैं। MIS मंथली इनकम स्कीम इसे बोला जाता है। तो लिमिट पूछी है, सिंगल MIS अकाउंट की लिमिट कितनी है और जॉइंट की कितनी है, आपको पता होनी चाहिए। सिंगल में क्या 4.5 लाख है, 9 लाख, 15 लाख या 5 लाख। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 9 लाख रुपए जो है सिंगल की लिमिट है, और जॉइंट अकाउंट के लिए लिमिट है वो है 15 लाख। तो मतलब अगर हस्बैंड वाइफ जॉइंट करा रहे हैं तो 15 लाख, लेकिन अगर दोनों अलग अलग करा रहे हैं तो वो 9 लाख और 9 लाख 18 लाख रुपए के जो है दोनों मिलके वो जमा करा सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 49, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट दैट इज टू बी डिडक्टेड इन केस ऑफ प्री मेच्योर क्लोजर ऑफ MIS अकाउंट बिफोर एक्सपायरी ऑफ 3 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ डिपॉजिट। मतलब MIS 5 साल के लिए है, लेकिन उसे 2 से 3 साल वाली कैटेगरी में 3 साल से पहले अगर उसे बंद करवा रहे हैं तो उस पर कितना % जो है वो डिडक्ट कर लिया जाएगा फेस वैल्यू का। ये जो भी डिडक्शंस होती हैं सीनियर सिटीजन में या MIS में, वो फेस वैल्यू से डिडक्ट की जाती हैं। जितनी मान लो उसने 2 लाख रुपए की MIS करवाई थी, तो 2 लाख रुपए का ही 1% या 2% डिडक्ट किया जाएगा। तो अगर 2 से 3 साल वाली कैटेगरी में है तो कितना % उसका कटेगा, 1%, 2%, 3% या 5%। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 2% जो इसका फेस वैल्यू का काट लिया जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो का, व्हाट इज द पोस्ट मैच्योरिटी इंटरेस्ट फॉर MIS अकाउंट। MIS अकाउंट मैच्योर होने के बाद उसे इंटरेस्ट किस बेस पर लगता है, कितने % लगता है या किस हिसाब से लगता है। ऑप्शंस है, अलाउड फॉर मैक्सिमम पीरियड ऑफ 2 ईयर एट द सेम रेट ऑफ MIS अकाउंट। ये तो नहीं होगा, MIS अकाउंट पे तो नहीं लगेगा मैच्योरिटी के बाद। अलाउड फॉर मैक्सिमम पीरियड ऑफ 2 ईयर एट SB रेट ऑफ इंटरेस्ट। और अगला ऑप्शन है, अलाउड फॉर मैक्सिमम पीरियड ऑफ 1 ईयर एट SB रेट ऑफ इंटरेस्ट। या फिर है अलाउड फॉर अनलिमिटेड पीरियड एट SB रेट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब अनलिमिटेड पीरियड के लिए जो है SB रेट ऑफ इंटरेस्ट पर जो है इसको लगता रहेगा इंटरेस्ट। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, जितने भी टाइम पैसे पड़े रहेंगे उस पर SB रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता रहेगा 5 साल के बाद। तो ये 50 क्वेश्चन थे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का, जो हमारा पार्ट 1 है आज का। और पार्ट 2, 3, 4, 5 हमने जैसे बताया वीडियोस आती रहेंगी। टॉपिक वाइज भी हमने इन पर वीडियोस तैयार की हैं, MIS से रिलेटेड, सेविंग स्कीम से रिलेटेड, ट्रेडिशनल प्रोडक्ट हो गए या फिर प्रीमियम प्रोडक्ट्स हो गए, स्टैम्प से रिलेटेड, जन सुरक्षा स्कीम से रिलेटेड। तो आपको बहुत कुछ जो है वीडियोस और मटेरियल यहाँ पर जो है हमारे चैनल पर मिल जाएगा। आप पोस्टल मिशन की टीम के साथ बने रहिए, और कुछ भी डाउट, कुछ भी क्वेरी हो आपको हमारी पिछली वीडियो या इस वीडियो से रिलेटेड, आप हमें इन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अपनी तैयारी ऐसे ही जारी रखिए, एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। और मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।